बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स को डिस्कस करना है। जिस वक्त हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम के, तो डिसऑर्डर का मतलब कि हमारे स्केलेटन के अंदर कहीं भी कोई ख़राबी आ जाए जिसकी वजह से स्केलेटन का कोई पार्ट या कोई फंक्शन ख़राब हो जाए, वो डिसऑर्डर कहलाता है। इट इज़ ससेप्टिबल, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ससेप्टिबल उस चीज़ को कहा जाता है जो जल्दी इफ़ेक्ट हो सकती हो। टू वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर, कि काफ़ी सारे डिसऑर्डर हमारे स्केलेटल सिस्टम को असरअंदाज करते हैं। और असर कैसा हो सकता है, दैट कैन इम्पैक्ट, जो असर हो सकता है वो उसके स्ट्रक्चर पे भी असर हो सकता है और फंक्शन पे भी असर हो सकता है। तो उनमें से पहला जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है डिस्क स्लिप। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्क स्लिप का क्या मतलब है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारा वर्टिब्री है, ये दूसरा वर्टिब्री है, इन दोनों के दरमियान एक डिस्क मौजूद है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है। अच्छा, आमतौर पे शॉक एब्जॉर्बर वो चीज़ होती है, शॉक एब्जॉर्बर, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हों, कि वो एक्सपेंड कर सकती हो, वो कंप्रेस हो सकती हो। ये प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे जो बाइक हैं, गाड़ियाँ हैं, उनमें एक स्प्रिंग लगा होता है और स्प्रिंग एक्सपेंड होने की सलाहियत पे रखता है और कंप्रेस होने की सलाहियत पे रखता है। जब टायर किसी नीची जगह पे आएगा तो अगर हमारे पास ये टायर ज़ोर से नीचे टकराते तो एक झटका लगेगा, ठीक है। लेकिन जो ही टायर नीची जगह पे आते हैं, ये जो आप कह सकते हैं स्प्रिंग है, ये एक्सपेंड कर जाएगा और जो टायर है और उसके ज़मीन के दरमियान गैप नहीं बचेगा, जिसकी वजह से वो झटके वाला जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जिस वक्त ये टायर किसी ऊंची जगह पे जाता है तो ज़ाहिर बात है अगर हमारे पास ये टायर किसी ऊंची जगह पे जाते हैं फिर भी झटका लगता है। लेकिन अगर किसी के शॉक अच्छे हों तो जब ये ऊंची जगह पे जाएगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये जो झटका लगना है ऊंची जगह पे तो वो भी नहीं होगा। तो जिसके अंदर एक्सपेंड और कंप्रेस होने की सलाहियत हो वो आमतौर पे ड्यूरिंग द मूवमेंट वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हमारी ये जो डिस्क है इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, ये एक्सपेंड भी हो सकती है, ये कंप्रेस भी हो सकती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्क, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है क्योंकि ये वर्टिब्री के दरमियान है, दैट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। और शॉक एब्जॉर्बर की वजह से जो हमारे जिस्म को झटके लगने थे बहुत ज़्यादा, जब इंसान किसी गहरी जगह से गुजरता है या किसी जंप वाली जगह से गुजरता है तो बहुत ज़्यादा जो झटके लगने थे, तो हमारी बॉडी को इतने झटके या हमारे जो स्केलेटन को इतने झटके नहीं लगते या वर्टिब्रल कॉलम को, और हमारी जो मूवमेंट है वो स्मूथ रहती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि जब बहुत ही गहरे किस्म का कोई खड्डा आ जाए, कोई जंप आ जाए, तो ज़ाहिर बात है एक शॉक एब्जॉर्बर की एक लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट तक तो काम करता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो रही हो तो फिर तो झटका महसूस होगा। तो अब सवाल ये है कि ये एक्सपेंड और कंप्रेस होती कैसे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रही है इसके आउटर लेयर है और ये फाइब्रोकार्टिलेज से मिलके बनी है। हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे जो वर्टिब्री के दरमियान में डिस्क है वो फाइब्रोकार्टिलेज पर मुश्तमिल है। लेकिन फाइब्रोकार्टिलेज सिर्फ इसकी आउटर लेयर है, अंदर जो है वो फ्लूइड भरा होता है, एक जेली नुमा, और इस फ्लूइड की वजह से ये कंप्रेस भी हो सकती है और ये एक्सपेंड भी हो सकती है। और जो चीज़ कंप्रेस और एक्सपेंड हो रही हो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अब डिस्क स्लिप का क्या मतलब है कि डिस्क स्लिप किस कंडीशन को समझा जाएगा, ये इसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हर्निएटेड डिस्क। एक और हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हर्निएटेड डिस्क, ठीक है। ये दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जिस वक्त ये जो आउटर लेयर है जो हमने यहाँ ग्रीन ड्रा की है, अगर ये किसी वजह से टीयर फट जाए, रप्चर या फट जाए, और जो इनर जेल लाइक सब्सटेंस, अंदर जो फ्लूइड है वो और लीक होना शुरू हो जाए। अच्छा, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से गुजर है, ये हमारी मेन वायर है और इससे छोटी छोटी नर्व्स निकल रही होती है। तो स्लिप डिस्क में क्या हुआ कि जो आउटर लेयर ऑफ डिस्क वो फटी है, जिसकी वजह से जो इनर जेल लाइक सब्सटेंस है वो लीक आउट होना शुरू हो गया, और जब ये बाहर आएगा तो वो किसी ना किसी नर्व को प्रेस करेगा, चाहे वो मेन स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर दे, क्योंकि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है
और नर्व वो वर्टिब्री के अंदर से गुजर के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स को जा रही है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड बाहर लीक आउट हुआ है, इसकी वजह से ये लीक होने के बाद ये इन नर्व्स को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करना शुरू कर देते हैं, या बाद दफ़ा डैमेज कर देते हैं, और बाद दफ़ा इतना डैमेज कर सकता है कि ये नर्व जो है वो कट हो सकती है। अब ये नर्व कितना कट होगी, इसकी वजह से इसके सिम्टम अपीयर होंगे। अब ये डिस्क स्लिप होती किस वजह से है? ट्रामा, कोई चोट लग सकता है, या जैसे बुढ़ापे के अंदर डिस्क के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस का मतलब है कि कोई चीज़ ख़राब होना, ठीक है। आमतौर पे वक्त के साथ साथ दुनिया की हर चीज़ में कमी आती है, ख़राबी आती है। तो इसी तरह हमारी जो डिस्क है, हमारा जो स्केलेटन है, जब इंसान बुढ़ापे में पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली इसमें डीजनरेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, बाद दफ़ा वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर मुसलसल प्रेशर, स्ट्रेन कहते हैं, प्रेशर, रेपिटेटिव, ऐसा प्रेशर जो बार बार आ रहा है, ये कैसे आ सकता है? जिस वक्त हमारा जो पोस्चर है वो ख़राब हो। जैसे बाद दफ़ा इंसान जिस तरीके से उसको सही तरह बैठना चाहिए, वैसे बैठने का तरीका ये है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो, लेकिन सीधी कमर के साथ हमें महसूस होता है कि हम रिलैक्स होकर नहीं बैठते, तो इस वजह से अक्सर हम किसी डेस्क के ऊपर गिर जाते हैं, या बाद दफ़ा खड़े खड़े हम एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने का तरीका तो ये है कि हम बिल्कुल सीधे खड़े हों, ठीक है। इससे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन जब बंदा एक टांग पे खड़ा होगा तो फिर हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो, यानी जिस वक्त हमारी बॉडी का, चाहे हम बैठे हुए हों या खड़े हुए हों, पोस्चर ख़राब होगा, तब वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर मुसलसल स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा। और जब वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, तो ये जो डिस्क हैं इनके ऊपर भी मुसलसल ज़रूरत से ज़्यादा लोड आ जाएगा, तभी ये डिस्क ख़राब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ये डिस्क ख़राब हो जाए और ये डिस्क ख़राब होने के बाद ये जो इसका जेली लाइक मटेरियल है या इसका ये जो रिंग है वो इन नर्व्स को या तो प्रेस कर दे या डैमेज कर दे, तो जब नर्व प्रेस होती है तो शदीद किस्म का पेन होता है। अच्छा, जब नर्व डैमेज होती है या प्रेस होती है तो नमनेस कहते हैं कि लॉस ऑफ सेंसेशन को, कि उस बॉडी के पार्ट में सेंस करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कि बाद दफ़ा नर्व के प्रेस होने की वजह से जो ऑर्गन जिसको मैसेज आ रहा है, वो सेंसेशन, उसमें जो मैसेज का ब्रेन से आना और जाना और उस ऑर्गन का सही तरह काम करना, वो ख़त्म हो जाता है ना। जैसे उर्फ़ आम में हम कहते हैं कि हमारा एक पार्ट बॉडी का जो है वो सुन हो गया है। तो सुन होने का मतलब ये है कि वो अब सही तरह महसूस ही नहीं कर रहा जो चीज़ें उसको महसूस करनी चाहिए। टिंगलिंग कहते हैं कि किसी जगह अगर सुइयाँ चुभ रही हैं तो इसको हम कहते हैं टिंगलिंग। बाद दफ़ा आपने देखोगे बंदा अगर एक ही तरह से बैठा रहे ना, ख़ास तौर पे हमारी जो टांगे हैं, पाँव हैं, वो सुन हो जाते हैं। अच्छा, जब सुन होना ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो सुइयाँ से चुभना शुरू हो जाते हैं, उसको टिंगलिंग कहा जाता है। तो बहरहाल हमारे पास जो इफेक्टेड एरिया से क्या मुराद है, क्योंकि हमारे वर्टिब्री हैं 33 और हर वर्टिब्री से कोई ना कोई नर्व्स निकल रही है, ठीक है, और वो नर्व मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जा रही है। तो जाहिर बात है, अगर सपोज मैं कहता हूँ कि कोई भी जो वर्टिब्री नंबर 25 है, वहाँ सपोज कर लेते हैं कोई ऐसी नर्व निकल रही है जो रेक्टम को जा रही है, तो अगर वो नर्व प्रेस होती है या डैमेज होती है तो फिर रेक्टम वाला पोर्शन इफेक्टेड होगा। ये नहीं कि पूरी बॉडी इफेक्टेड होगी, हाँ रेक्टम की वजह से पूरी बॉडी इफेक्ट हो सकती है, लेकिन मेजर इफेक्ट उस पर होगा। तो यही लिखा इफेक्टेड एरिया। इवन बाद दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे आके ना दो नर्व में डिवाइड हो जाती है, इनको शियाटिका नर्व भी कहा जाता है, और ये हमारी टांगों को मैसेज पहुंचा रही है। खुदा ना खासा डिस्क स्लिप की वजह से अगर ये नर्व डैमेज हो गई, खास मैं कहता हूँ ये वाली नर्व अगर डैमेज हो गई तो हमारी जो टांगों के मसल्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे। अगर हल्की सी डैमेज हुई है तो फिर उनके एक्शन में कमी आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी। बाद दफ़ा ये मुकम्मल तौर पे डिस्क स्लिप की वजह से कट जाती है तो पूरा का पूरी जो टांग है वो ज़ाया हो जाती है, उसके मसल बिल्कुल काम ही नहीं करते। तो ये लिखा है कि बाद दफ़ा इस डिस्क स्लिप की वजह से जो मसल्स के एक्शन कमज़ोर हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो रेक्टम को जा रही, ज़ाहिर बात अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो रेक्टम के अंदर जो बाउल मूवमेंट है, फीसिस की जो मूवमेंट है वो इफेक्ट होगी। कुछ नर्व्स हैं जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर को जा रही है, अगर वो डैमेज हो जाती हैं, वो प्रेस हो जाती हैं तो ब्लैडर के डिसफंक्शन आना शुरू हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट जिस एरिया की जो नर्व है वो डैमेज या प्रेस हुई है या इवन बाद दफ़ा कट भी जाती है तो ऑटोमेटिकली वो हिस्सा फिर उसी लिहाज से इफ़ेक्ट होता है। प्रेस होने से थोड़ा इफेक्ट कम होता है, डैमेज होने से उससे ज़्यादा अगर कट हो गए तो वो हिस्सा मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो डिसऑर्डर है वो स्पोंडिल
ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है। और जिस बीमारी के एंड पे ओसिस आ जाए वो डीजनरेटिव डिजीज़ होती है, कि जिसमें चीज़ें ख़राब होती हैं, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाए। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का कोई भी हिस्सा अगर उसमें डीजनरेशन शुरू हो जाए तो इस बीमारी को स्पोंडिलोसिस कहते हैं। तो जैसे डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्री हो गई, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई, या हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो लिगामेंट्स हो गए, लिगामेंट्स से क्या मुराद है, जो हमारे वर्टिब्रीज को आपस में जोड़े हुए हैं, या हमारे वर्टिब्रीज के दरमियान जो कार्टिलेजेस हैं वो अगर डैमेज हो जाएं या डीजनरेट हो जाएं तो इस बीमारी को कहा जाता है स्पोंडिलोसिस। जैसे मिसाल के तौर पे अच्छा, इसके काज भी बहुत सारे, पहले मैं काज की बात करूं तो इसके काज में ख़ास तौर पे जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डीजनरेशन कैसे होती है, बाज़ दफ़ा इंसान जब बुढ़ापे में आता है, एजिंग से मुराद बुढ़ापे में, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये बहुत ही ज़्यादा ना छोटी होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा जेनेटिक फैक्टर्स जिन्होंने इन चीज़ों को बनाना है उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या बाज़ दफ़ा कोई चोट लग सकती है, या बाज़ दफ़ा इंसान सही तरह न बैठता है न खड़ा होता है, उसका पोस्चर ख़राब होता है, तब जाके आप कह सकते हैं इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में ख़राबी आना शुरू हो जाती है, डीजनरेशन आना शुरू हो जाती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ एजिंग के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक वर्टिब्री है, ये दूसरा वर्टिब्री है, इनके दरमियान ये नॉर्मल डिस्क मौजूद है। अच्छा, जिस वक्त इंसान बुढ़ापे के अंदर आते हैं, इसका जो फ्लूइड है अंदर की तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाता है, या आप कह सकते हैं कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जिस वक्त फ्लूइड कम होगा तो होगा कि ये जो डिस्क है इतनी बड़ी होने की बजाय ये इस तरह हो जाएगी, क्लियर। और जो वर्टिब्री हैं वो एक दूसरे से दूर होने के बजाय एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। तो पहला काम तो ये है कि डिस्क के थिन होने की वजह से, अब थिन होने की मैंने एक रीज़न बता दी कि इसका जो फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो गया या ड्राई होना शुरू, और आमतौर पे जब बुढ़ापे के वक्त इंसान के अंदर ये नेचुरली कमी हो रही होती है, क्लियर। तो पहला काम क्या है, नैरोइंग, कि हमारे जो वर्टिब्री के दरमियान डिस्टेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया, नैरोइंग द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, उसके बाद जब दो वर्टिब्री एक दूसरे के करीब आएंगे, जब अंदर रास्ता तंग होगा तो यहाँ से जो नर्व गुजर रही है, जाहिर बात है हमारे पास पहले वर्टिब्री के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया, तो इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, इनके ऊपर क्या आएगा, ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो पुट प्रेशर ऑन नर्व और स्पाइनल कॉर्ड, तो जिसकी वजह से नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। अच्छा, जिस वक्त हमारी जो डिस्क है वो थिन होती है, बारीक होती है, अच्छा लाजमी नहीं कि सिर्फ बुढ़ापे के अंदर कोई चोट वगैरह लग जाए जिससे लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाए, जैसे डिस्क स्लिप में हुआ, तब भी वो डिस्क क्या होना शुरू हो जाती है, थिन होना शुरू हो जाती है, क्लियर। तो वर्टिब्रा जब करीब आते हैं तो अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम पहले उस पोर्शन में इतना बड़ा था वो श्रिंक हो जाता है। अच्छा, जो ही हमारी बॉडी का वर्टिब्रल कॉलम का वो पोर्शन श्रिंक होता है, बॉडी समझती है कि ये वर्टिब्रल कॉलम शॉर्ट क्यों हो रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। अच्छा, रिस्पॉन्स में क्या होता है कि वो वर्टिब्री की ग्रोथ को बढ़ा देती है ताकि उस जगह उस शॉर्टनिंग को ख़त्म किया जाए, वहाँ एक्स्ट्रा बोन के पार्ट्स को डेवलप करना शुरू कर देती है। तो अगला काम क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ बोन आउट ग्रोथ, तो इस जगह बोन के पार्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब बोन के पार्ट डेवलप हो रहे होते हैं और चूंकि हमारे पास ये कंडीशन मुसलसल परसिस्ट कर रही है तो इस वजह से ये प्रोसेस जारी रहेगा, और बाज़ दफ़ा ये इतना जारी रहता है कि दो वर्टिब्रीज के जो बोन के पार्ट जो एक्स्ट्रा डेवलप हुए हैं वो एक दो वर्टिब्री के दरमियान ब्रिज बना देते हैं, जिसकी वजह से ये दो वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, और फ्यूजन के बाद जाहिर बात है ये जो जॉइंट है ये ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला काम क्या होगा, फ्यूजन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हुआ क्या कि सबसे पहले वो जगह नैरो हुई। अच्छा, नैरो होने की वजह से फिर बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में उन वर्टिब्री के अंदर एक्स्ट्रा बोन की डेवलपमेंट शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये जो वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ कर गए। अच्छा, जब रास्ता बिटवीन इन टू वर्टिब्री ज़्यादा नैरो होगा और ये वर्टिब्री फ्यूज़ भी कर गए तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास नर्व्स हैं
उनको जब तंग जगह से गुजरना पड़ेगा तो उनके ऊपर मुसलसल प्रेशर रहेगा। तो यही बात देखिए, पुट प्रेशर ऑन नर्व आर स्पाइनल कॉर्ड। आगे जब नर्व प्रेस होती हैं तो प्रेस होने के बाद वो सारे इफेक्ट हो सकते हैं, पेन हो सकता है, या आप कह सकते हैं स्टिफनेस हो सकती है। उस जगह जॉइंट ख़त्म होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी जगह की ख़त्म हो जाएगी, वो जगह क्या कर जाएगी, स्टिफ कर जाएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा 2 एरियाज़ इफ़ेक्टेड होते हैं, हमारी गर्दन, क्योंकि आपने देखा होगा हम गर्दन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने जितनी भी पढ़ाई करनी है उसमें गर्दन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा। कैसे, आपने बुक को ऐसे खोल के रखना है, मोबाइल देखना है, ठीक है, नीचे झांकना है, तो ये गर्दन हमें ज़्यादातर हमारा हिस्सा झुका हुआ रहता है, और झुकने की वजह से इस गर्दन के ऊपर हमेशा ज़्यादा बर्डन आता है, इसके जो वर्टिब्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर या स्ट्रेन रहता है। ये हमारी जो लोअर बैक है, ख़ास तौर पे जब हम वज़न वगैरह उठाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो इफ़ेक्ट होती है वो हमारी लोअर बैक होती है, ठीक है, जहाँ लंबर वर्टिब्री होती है। इस वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो वेट लिफ्टिंग करने वाले होते हैं ना, ये इस जगह बेल्ट लगाते हैं ताकि उस वज़न की वजह से जो प्रेशर इस जगह पे आना है वो ना आए। लेकिन आपने देखोगे दिन में हमने कितनी दफ़ा ऐसी वज़न को उठाना होता है, वो सारा प्रेशर हमारा, और ख़ास तौर पे जब हम बैठते हैं और इससे झुक के बैठते हैं तब भी हमारी लोअर बैक के ऊपर प्रेशर आता है। तो ये 2 एरियाज, एक गर्दन और एक ये लंबर वर्टिब्री जो लोअर बैक कहलाती है, ये सबसे ज़्यादा इस स्पॉन्डिलोसिस से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मोस्ट इफेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, लोअर बैक जिसमें लंबर वर्टिब्री है, और नेक है, सर्विकल वर्टिब्री। आगे अभी मैंने बताया कि जब नर्व प्रेस होती है तो पेन होता है। तो बैक और नेक क्यों कहा गया, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। बैक खासतौर पे लोअर बैक में हमेशा पेन रहता है। स्टिफनेस, जब जॉइंट फ्यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी के कम होना का मतलब क्या, वो स्टिफ यानी वो सख्त अकड़ना शुरू हो जाएगी वो जगह, और मोशन भी ज़ाहिर बात है फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो इंसान की जो मूवमेंट है, जैसे एक बंदा रुकू में जाता है ना तो कमर बिल्कुल हम सीधी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे शख्स जिसको मोरों के अंदर फ्यूजन हो गया और ख़ास तौर पे बैक पेन में, वो फिर इतना ही झुक सकता है, वो मुकम्मल तौर पे झुक भी नहीं सकता। तो ये हमारे पास 2 डिसऑर्डर आज हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह बाकी जो 3 डिसऑर्डर हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।